दोस्तों आदाब, मैं हूं मोनिस सनवर और पेश है सेहत और तंदुरुस्ती से जुड़ा हमारा ये प्रोग्राम हेल्थ और हम। दोस्तों हमारी ये कोशिश रही है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको आज की भागती हुई इस मसरूफ़ ज़िंदगी में पेश आने वाली बीमारियां और उनका इलाज और एहतियात के बारे में आगाह करते रहें। आज हमने अपना लाइफ स्टाइल क्या बदला, नई नई बीमारियों को दावत देने लगे हैं। आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो लंबे वक्त तक हमारा साथ नहीं छोड़ती। हमारे रहन सहन का तरीका कई मामलों में हमारी सेहत को मुतासिर करने लगा है और लोगों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बीपी, शुगर और दिल की बीमारियां एक आम बात हो गई हैं और कई बीमारियां ऐसी भी हैं जिन्हें कुछ साल पहले तो लोग उन बीमारी ही नहीं समझते थे, जैसे बैक पेन, जॉइंट पेन वगैरह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज के वक्त में ये बीमारियां एक गंभीर समस्या बनकर खड़ी हो चुकी हैं। नौजवान भी इनका शिकार होते जा रहे हैं। लगातार डेस्क जॉब और घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने की वजह से कई तरह की गंभीर परेशानियों का शिकार होने लगे हैं। कुछ बीमारियां तो ऐसी भी हैं जो लंबे वक्त तक हमारा साथ नहीं छोड़ती, जैसे स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में दर्द, और सर्वाइकल यानी कंधों का दर्द या गर्दन का दर्द। और इस तरह की जो परेशानियां हैं, समस्या हैं, आजकल एक आम बात हो गई हैं। ये कैसे और क्यों होते हैं, इनके लक्षण और इलाज क्या हो सकते हैं, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ हैं मशहूर ऑर्थोपेडिक्स और फिजियोथेरेपिस्ट जनाब डॉक्टर उमैर खान साहब। और उमैर खान साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमैर साहब, हम बात कर रहे थे 21st सेंचुरी की बड़ी बीमारियों की, जो कभी बीमारी नहीं समझी जाती थी, लेकिन आज वो बीमारी समझी जा रही हैं, आज उनको बीमारी समझा जा रहा है। ये 21st सेंचुरी में क्या क्या नई बीमारियां होके आ रही हैं जिनके आज वाकई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है और केयर भी करने की ज़रूरत है? मैं ऐसा समझता हूँ कि ये 21st सेंचुरी में लाइफस्टाइल डिसीज बहुत कॉमन है। चूँकि मैं ऑर्थो से हूँ और फिजियोथेरेपी से हूँ, मैं इन सब चीज़ों को बीमारी तो समझता ही नहीं, इससे मैं इशू समझता हूँ, ठीक है, जिसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। और जो ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है बहुत सारी चीज़ों में, उनको बेहतर समझ पाएँ और उसमें हम खुद किस तरह मैनेज कर पाए। पहली बात तो मेरा यही मकसद रहता है कि कोई भी प्रोग्राम में या पेशेंट्स को भी हम उनके इश्यूज से सॉल्व करवा पाए। अगर वो समझ जाएंगे आधा अपने इश्यूज को, जो कि ऑर्थो से सब रिलेटेड, मैं बीमारी से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा इशू, तो इश्यूज को समझ जाएंगे तो बेहतर मैनेज करने में सक्षम बन पाएंगे। दूसरी बात, आगे उसको प्रोग्रेशन ना हो, कॉम्प्लिकेट ना हो, या कॉम्प्लिकेशन से बाद में जो ट्रीटमेंट के जो अप्रोच जो ना चाहता है इंसान, उसको किस तरह सम अप करके और सॉल्व कर पाए, ये हमेशा मकसद रहता है हमारा। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल डेस्क जॉब एक बहुत आम बात हो गई है और डेस्क जॉब में हम देख रहे हैं कि अक्सर जो है डेस्क जॉब में की वजह से लोग आधे 8-8 घंटा लगातार बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने काम करते रहते हैं। उससे उनके बहुत सारे इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं। आपकी ज़बान में इशू अगर हम कहें तो इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं। उनके बैक पेन कर रही है, उनके नेक पेन कर रही है और मसल्स पेन उनके बहुत कॉमन सा इशू हो गया है। ये क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है, किस तरह से हम इसको समझना चाहिए आसान लफ्जों में? बेशक देखिए क्या होता है, मैंने जैसा बोला, इलाज सबसे बड़ी चीज है कि प्रोग्रेशन। आपने जो चीजें बोला वो इशू से इसलिए मुताल्लिक है कि वो शुरुआती दौर होती है। अब उससे बीमारी, इश्यूज ना सॉल्व हो तो बीमारी में कन्वर्ट होती है। सही। अगर आप बैठ के बात करने वाली बात कहें तो उसमें स्पाइन से रिलेटेड सब कुछ इश्यूज होने के बावजूद, जैसे आज के अगर हम बात करें लंबा स्पॉन्डिलोलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस, बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, ये इसी से मुतालिक रिलेटेड चीज़ें हैं। और डेस्क जॉब की अगर बात करें तो अगेन वो पोस्चरल चेंजेस लेके आते हैं आपके कर्वेचर पे, फिर मसल्स पे, इस तरह प्रोग्रेशन होता है। स्टेप बाय स्टेप हमें ये समझने की इसको कोशिश करना है कि ओए नीज कैसे होते हैं, बैक पेन के लंबार स्पॉन्डिलोलाइसिस तक किस तरह पहुंचता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस तक किस तरह पहुंचता है, प्रॉब्लम्स कोहनियों में प्रॉब्लम क्यों होती है, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से क्या क्या, नो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, वो हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो हम आपने बहुत सारी बीमारियों, इश्यूज की बात करी और वो इशू यहाँ से शुरू होते हैं और बिल्कुल घुटनों से नीचे तक जाते हैं। हम हेड से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। वो जैसे नेक पेन आजकल बहुत कॉमन इशू है। अक्सर जो कमर के पीछे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ऐसे इस तरह से निकल जाता है और लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसका असली वजह क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्या क्या एक्सरसाइज हैं, इन पे आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। जी, पहले तो अगेन इशू पे ही हम लोग बात करेंगे, बिकॉज अपनी
जैसे लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल बहुत सारी बीमारियां, इस पे गौर सभी को करना चाहिए, बहुत सारी बीमारियां या इश्यूज हैं उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जैसे हमारी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि कंधा एलिवेटेड है या मसल अंडर डेवलप की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा अगर हम इसमें बात करेंगे इश्यूज में, आपने जैसा जिक्र किया हेड की, तो जाहिर सी बात है फिजिकल एक्टिविटी बहुत लोवर्ड है। एक डेस्क जॉब की वजह से मसल जो डेवलप नहीं है उनको डेवलप करने की जरूरत है। आपके पोस्चर्स के पे ध्यान देने की जरूरत है। अगेन नेक पेन इस वक्त बहुत कॉमन है आईटी जॉब वर्कर्स में, जिसके भी डेस्क जॉब हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक मैंने आर्टिकल लिखा था जिसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़, आप देखेंगे कि इश्यूज जो इस बीच में हुए हैं वो मोबाइल की वजह से बहुत यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है। नेक पेन कॉमन है, नेक हाथ में रीडिंग इश्यूज आ रहे हैं कि मूंगे झंझनाहट, डिस्क बल्ज। इसमें मैंने सीधी पहली बात तो इसमें बहुत जगह ये बताने की भी कोशिश की है कि अगर आपका डेस्क जॉब है तो आपको देखना है आपके पोस्चर को कि एक शेप होता है स्पाइन का, शुरुआती दौर पे अगर वो बदल रहा है, जैसे पोकिंग चिन बोलते हैं आप, और उसकी वजह से शुरुआती निशानी ये होती है कि आपको बार बार गर्दन में दर्द होता है, ठीक है, कंधे में ऊपर की तरफ दर्द होता है। तो कुछ लोग अगर आप देखेंगे सर के पीछे वाले हिस्से, कान के जस्ट बगल में आप प्रेशर दोगे तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, रिलीव होता है। सही, दैट मीन्स जो मसल का जो बैलेंस था, अगर आप ब्रिज की बात करें, अगर ऐसी ब्रिज है तो दो तरफ उसको रोप्स लगते हैं सही, एक ब्रिज को खड़ी रखने के लिए। तो वैसे ही मसल्स अगर एक ज़्यादा काम कर रहा है, एक गलत काम कर रहा है, या फिर आपके जो जॉब के नीड्स हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा बैठना पड़ रहा है, यू डोंट नो, आपके पास मिरर नहीं, सामने नहीं, बट अनअवेयर्ड पोस्चर होते हैं वो क्या करते हैं, मसल्स को डिसबैलेंस करते हैं। सो उस केस में अगर आपकी गर्दन आगे है तो सपोज एक मसल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एक मसल तनाव में है, खिंचा हुआ है, तो एक मसल बहुत ज़्यादा जो काम कर रहा है वो टाइट होता है, दूसरा वाला जो खिंचा हुआ होता है। तो खिंचा हुआ जो मसल्स है वो वीक होते हैं, और आगे के जो मसल्स है, आगे के जो मसल्स है जो आगे की तरफ ज़्यादा काम कर रहे हैं वो टाइट होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि टाइट स्ट्रॉन्ग है और लंबा वाला स्ट्रेच मसल है वो वीक है। मसल्स को मेंटेन करने के लिए पोस्चर पे ध्यान देने की जरूरत है, जिसके लिए स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है, जो कि शुरुआती दौर में शक्ल लेता है नेक पेन की, और आगे बढ़ते बढ़ते पोस्चर चेंज होता है, क्योंकि मसल्स आप जिस पोजीशन में बार बार काम कर रहे हो वो पोजीशन अडेप्ट कर लेता है, क्योंकि मसल जब इम्बैलेंस होता है आगे जाके वो बॉडी मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में उसी में चले जाता है जो पेनफुल नहीं रहता है। ओके, तो अब उसके बाद जब जो चीज़ें होती, मसल्स डेवलप नहीं होने की वजह से, जैसे जो मसल्स है वो सपोर्ट सिस्टम है बॉडी के, पूरी बॉडी को खड़ा रखने के लिए, ठीक है, तो मसल्स को आप डेवलप नहीं करेंगे तो हड्डियों तक बीमारियां वो पहुंचती हैं। इसके लिए आगे जाके पोस्चरल, अगर आप डिसीज प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो कर्वेचर जो स्पाइन का चेंज होते आगे जब जाता है तो मसल्स वीक होने के बाद वो हड्डियों तक पहुंचता है। तो लंबार स्पॉन्डिलाइसिस हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, उसका तो इलाज आगे है, बिल्कुल है, लेकिन जो कॉमन रूट कॉज है वो इश्यूज है, और इश्यूज को अगर इश्यूज वैसे हो रहे हैं तो उसको उसी दौरान समझ के, इसलिए हमने बात किया कि बीमारियों को अगर समझते हैं, बिकॉज प्रोग्रेशन के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज जो कोई भी नहीं चाहता है, जैसे आगे जाके डिस्क बल्ज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इशू होने की वजह से, लचीलापन कम होने की वजह से भी गर्दन में इश्यूज आते हैं, जरा सा झटका लगा तो स्लिप डिस्क हो जाता है। हाँ। तो ये एक दिन का इशू नहीं हुआ कि आप गिर गए और आपको चमक लग गई, ये बैलेंस डिसबैलेंस भी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे है। तो आगे जाके सब चीजें होती हैं। अगर आप पोस्चर को फिर से सुधारते हैं, मसल को बैलेंस करते हैं शुरुआती दौर पे, तो ये प्रोग्रेशन को आप रोक सकते हैं, जो कि देखेंगे मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं 10 साल पहले उनको बैक पेन था और सिंपल बैक पेन था, तो बॉडी अख्तियार कर लेता है वो पोजीशन जो पेनफुल नहीं होता है, लोग अवॉइड करते हैं वो पेनफुल पोजीशन। तो पेन, नॉट हैविंग पेन, वो ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपका जो नेचुरल कर्वेचर है बॉडी को, उसको समझ के उसको न्यूट्रल लाना, ये आगे के प्रोग्रेशन को कम करता है, जिससे ये सब बीमारी, जैसे गर्दन की बात करें, डेस्क जॉब की बात करें, तो इन सब जो हमने एलाबोरेट करने की कोशिश की, वो ट्रीटमेंट को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। तो ये जब मान लीजिए कि हमारी जो ये पीछे की जो दो मसल्स होती हैं, यहाँ पे हमारी जो है अक्सर हमें प्रॉब्लम होती है। अब हमने इशू की ऊपर बात की, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अगेन कोई भी ऑर्थोपेडिक्स के पास अगर जाएंगे, अगर ये मेडिसिन से मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा बिकॉज ये समझ नहीं पाएंगे, सही समझने के थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में है।
गर्दन के इश्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान देते हुए, क्योंकि किसी का नेचुरल कर्वेचर भी होता है गलत, सही। लेकिन उसको करेक्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन तो रहती ही है। फिजियोथेरेपी में भी बहुत ट्रीटमेंट है। जैसे पेन के लिए IFT ले लो, विच इज अगेन फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो इट इज समथिंग विच इज अ ड्रग फ्री ट्रीटमेंट जो कि रूट कॉज को ट्रीट करता है। मेडिसिन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, जो कि अगेन दर्द जो है वो इमोशन है। नॉट हैविंग पेन, दर्द नहीं, वो भी इमोशन। हैप्पी, अगर किसी को दर्द नहीं है तो खुश है अपने दर्द से, सही। बट अगेन पेन को ना ट्रीट करते हुए, पेन जरूरी है, जहां तक आप सह पाए सहें दर्द को, और नहीं बर्दाश्त हो रहा तो पेन किलर्स ले, बट दैट इज नॉट द फुल सोल्यूशन। ठीक है, वहां पे आपको रूट कॉज पे ध्यान देना है और अपने मसल्स और पोस्चर पे ही तवज्जो फिर से देना है। इंजरी की बात है तो उसके ट्रीटमेंट से आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, पर रोजमर्रा जो इश्यूज है नेक पेन के, बैक पेन के, उसमें पोस्चरल और मसल्स पे बहुत फोकस करना। अब जैसे मैं मान लीजिए मैं 8 से 9 घंटे की जॉब करता हूँ। अब 8 से 9 घंटे की जॉब में मुझे फील होने लगा कि मेरी नेक में पेन है या मेरी कमर जो है वो दर्द कर रही है, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि मैं अपना पोस्चर मेरा ठीक नहीं हो रहा है, मैं अपने पोस्चर पे ध्यान देता हूँ। कितने दिन या कितने दिन की एक्टिविटी के बाद मैं फिर से अपनी उस नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाऊंगा जहां पे फिर से मुझे पेन नहीं होगा? क्योंकि मुझे शुरुआत में अगर मैं उस पोजीशन में आने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली पेन होगा। जी जी जी, बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है ये। इसमें बात ये आती है कि पेन कितने दिन में या कितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझना है कि आपका जॉब क्या है। ठीक है, आपका जॉब अगर मांग करता है कि आप ज़मीन पे बैठ के करें, जिससे आपके कमर की जो बेंडिंग है वो एक्सट्रीम होता है, तो अगर एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना, स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है स्पाइन के। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि आपके पहले तो रिक्वायरमेंट को समझना है। अगर आपका एनी हाउ अडेप्टिव पोजीशन काम करते वक्त इस तरह है कि आपको ये गर्दन को इस तरह सामने रखता है, तो आपको फिर से ध्यान देना है कि उसको इस तरफ क्यों रखे, ना कि क्योंकि पेन इसको। जी, क्योंकि पेन जब इसमें आता है तो ये एक वार्निंग है कि आप कहीं ना कहीं आपका पोजीशन गलत तरफ जा रहा है। उस पे आपको, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप काम छोड़ दीजिए नहीं। और काम मत करिए, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ स्ट्रेंथनिंग करिए, इतना एफर्ट के लिए, विच इज वेरी कंफर्टेबल। एक्सरसाइज एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है, एनी हाउ डेली एक्टिविटी में एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अगर आप इतनी सी एक्सरसाइज कर लें कि जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और आपके उस पोजीशन को ना बिगाड़े, तो रोजमर्रा जिंदगी के लिए तो बेहतर ही, लेकिन आगे जाके आपको कामों को ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए उसको मेंटेन रखेगा। आपको पोजीशन इश्यूज होंगे नहीं, तो यहाँ ठीक होने की बात सिर्फ नहीं है, पेन होने की बात सिर्फ नहीं है, आप किस तरह मेंटेन कर पाए उस वर्क रिलेटेड इश्यूज को कि वो हो ही ना, तो सबसे बड़ा इस पे तवज्जो देना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं। आजकल जो है एक जो कहेंगे कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें भी दर्द होना कॉमन बात हो गई है, और अगेन ये पोस्चर का इशू हो सकता है। जी। अगर पोस्चर का इशू के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके साथ में आप कहें कि उनका ऑपरेशन हुआ होता है, और फिर उनको क्योंकि वो इंजेक्शन वहाँ पर लगता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको ये इशू का सामना करना पड़ता है। तो हम इन मसलों में इससे कैसे निकलेंगे? अगर हमारी रीढ़ की हड्डी की सेहत का हमें कैसे ध्यान रखना है? अगेन यहाँ पे बहुत लंबा ये डिस्कशन वाली चीज़ है, मैं छोटे में इसको बहुत शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि रिलेटेड अगर इश्यूज की बात करेंगे तो मैकेनिक्स होता है, मूवमेंट। अगेन मैकेनिकल इश्यूज मतलब फंक्शनिंग इश्यूज। फंक्शनिंग इश्यूज अगेन फंक्शनिंग इश्यूज आ रहा है मतलब आपको आपका फंक्शनिंग जो इम्प्रॉपर है। ठीक है, आपको ध्यान देना कि प्रॉपर फंक्शनिंग किस तरह करें। ठीक, तो अगेन उस पर आपको पोस्चर पे ही ध्यान देना है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकते हैं, इसलिए आपको कैल्शियम भी दिया जाता है। रोजमर्रा जिंदगी में आपके एक्सरसाइज पर तवज्जो होती है तो जॉइंट लोडिंग से ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ती है, जिसमें कैल्शियम सिक्रेशन बॉडी का बहुत अच्छा होता है। और अगेन प्लेफुल एक्टिविटीज़ उसमें होनी चाहिए, बिकॉज स्पाइन की अगर एक कॉमन सी बात है कि जंपिंग एक्टिविटीज़ कितनी है, रनिंग एक्टिविटीज़ कितनी है, तो ससेप्टिबल आपका ये, जैसे मैंने बोला, बहुत खूबसूरत सवाल है कि इसकी स्पाइन की हेल्थ, जो कि डिस्कशन बहुत टाइम नहीं आता है, स्पाइन की हेल्थ में आपको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज थोड़ा रखना चाहिए, जंपिंग होना चाहिए, बॉडी की स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज दैट गिव्स न्यूट्रिशन टू स्पाइन, दैट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पाइन। इससे आप
अपनी पूरी स्पाइन की हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, विच इज द वेरी मोस्ट कॉमन इशू कॉज ऑफ हैविंग स्पाइन का प्रॉब्लम। मतलब आप मानते हैं कि ये जो हम आ रहा है हमारी ज़िंदगी से, जैसे ही हम एक बचपना हम छोड़ते हैं, हम कॉलेज में आ जाते हैं या फिर हम अपनी जॉब पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी है वो हमारी कम होती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। डेस्क जॉब, उसके बाद में 8 घंटा सोना, ये हमारी एक्टिविटी हो जाती है। मुझे एक सिंपल एक सवाल गेम्स है। मतलब भूल जाते हैं। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए कि एक बच्चा 14 साल का है, वो रोज खेल रहा है, रोज क्रिकेट खेल रहा है, वो सुबह उठ के पेन की कंप्लेन नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर अनटिल उसको इंजरी होगी। बट हम आज की जिंदगी में ये एक वार्निंग है और एक साइन सिम्टम्स है कि कुछ नहीं करने वाला आदमी, जिसको कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी, उसको क्यों पेन है दिन रात? अगेन फ्लेक्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हो, तो सिंपल भाषा में बोला जाए या एक्टिविटीज होती है तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बॉडी की हीटिंग होती है, आप टॉक्सिन्स को निकालते हो, उसकी वजह से क्या होता है, आपके सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग के लिए, सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। और अगेन यहाँ पे इतने दिनों से आप नहीं कर रहे तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इश्यूज है। सो अगेन सभी चीज़ों का प्रॉब्लम ये है, सभी इश्यूज का कंक्लूजन ये है कि प्लेफुल एक्टिविटीज डेवलप में रहना ही चाहिए डेली लाइफ। क्योंकि मैंने अभी मेरे साथ भी इस तरह का खुद मैंने उस इशू को फील किया कि मैं बहुत टाइम बिल्कुल गेम्स मैंने खेलना बंद कर दिया, और अचानक से एक बार मैं छुट्टियों पर घर गया और मैंने जो है क्रिकेट खेला जी। और क्रिकेट खेलने के अगले दिन से मेरे जो 3-4 दिन तक इतना ज़्यादा पेन रहा, मैं हिला भी नहीं जा रहा था मेरे से। ये वाली एक्टिविटी मेरे साथ हुई, तो अब ऐसे में बंदा सोचता है कि यार ये और इशू बढ़ा देगा तो छोड़ ही देते हैं। नहीं, वही सबसे बड़ी गलती होती है कि अगेन आपने उसको एड्रेस किया इश्यूज के लेके। एग्जैक्टली। इश्यूज नहीं था, वो आपकी जिस्म गवाही दे रही थी इन शॉर्ट कि आपका बॉडी जो है वो उस चीज को सह नहीं पा रहा है। दैट मीन्स योर बॉडी डजंट हैव अ पोटेंशियल टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। मतलब आपका जो लेवल ऑफ फिटनेस है बहुत पीछे गया है। सेकेंड डे आपको पेन आ रहा है, मतलब इतना उस एक्टिविटी से आपके मसल्स की पोटेंशियल ही नहीं है कि तुरंत इंजर हो रहा है। दैट मीन्स आपके मसल्स की स्ट्रेंथ का लेवल बढ़ाना है, आपके जो मसल्स के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है वो बहुत खराब है। अगेन ये जो चीजें होती है, पेन अगेन स्पाजम होता है। स्पाजम मतलब होता है मसल्स जो है ना इंजर होने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है रोज। सिंपल भाषा में इस पे मैं बहुत आराम से बात करूंगा। मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है रोज। जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी में एक्टिविटी नहीं है, मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है। एक ही दिन स्ट्रेच हो गया, आप जिस्म को उतना पता ही नहीं कि वो उतना स्ट्रेच हो रहा है, डेली रोजमर्रा जिंदगी में नहीं हो रहा है। अगेन एक दिन ऑल ऑफ अ सडन लचीलापन कम हुआ है, एक दिन ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रेच होगा तो महसूस किया होगा कि ये इंजरी है, ये डेली एक्टिविटीज नहीं था, तो हैबिचुएटेड नहीं है, एडेप्टेशन नहीं है। एडेप्टेशन मतलब उसको आदत नहीं है। अगर हमें आदत नहीं है तो उसको आदत भी हमें धीरे धीरे डालनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे बड़ा यानी कि ऐसा नहीं कि अगर हम बिल्कुल दौड़ ही नहीं रहे हैं और एकदम से 5 किलोमीटर जी 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 बिल्कुल। अब ये देखिए बहुत वेल कनेक्टेड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करें, क्योंकि क्या है ये रिलेटेड इश्यूज है और बहुत बखूबी ये सवाल था इसमें कि आप उस बात को समझ गए कि डायरेक्ट एक सर्टेन लेवल होना चाहिए। आपका लेंथ अगर इतना है स्ट्रेच करने की, डायरेक्टली यहां तक लेके जा रहा है तो इंजरी है उसके लिए। लेकिन अगर उसको आप बढ़ाना चाहे तो गो स्लो एंड स्टडीली, स्लो 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 जाके पोटेंशियल आपको करना है, लेकिन उस एक्टिविटी को छोड़ नहीं देना है। बिकॉज ये तो आज आपको इतनी सी एक्टिविटी पे ये इश्यूज हो रहे हैं। और स्पाज्म है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, मतलब आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, इंजर्ड बॉडी ने उसको सस्पेक्ट किया एज एन इंजरी। लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे करते हैं तो वो इंजरी हीलिंग प्रोसेस में और होता है और रिकवर का टाइम देना चाहिए। अगेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, सपोज लेवल 1 एक्टिविटी है, आप 200 मीटर दौड़ रहे हैं रोज और एक दिन 1 किलोमीटर दौड़ दिया, तो क्या है बॉडी को एक अडेप्ट हो गया है, मसल्स को एक आदत पड़ गई 200 मीटर दौड़ने की। आपको 1000 मीटर्स दौड़ने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। और वो 200 का जो इंजरी हुआ है, जो बॉडी ने सस्पेक्ट किया एज एन इंजरी, अडेप्टेशन उसको कर लेता है। होने दीजिए 500 मीटर और एडेप्टेशन होने दीजिए और बॉडी को आदत पड़ने दीजिए, फिर 1 किलोमीटर तक जाइए, फिर 1 किलोमीटर से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वार्म अप जो है,
वार्म अप नहीं करने की वजह से भी ये इंजरी होती है। ठीक है जी। तो मतलब एकदम से हमें कुछ नहीं करना है, बॉडी को धीरे धीरे आदत जी, डलवानी जी, है उस चीज़ की, क्योंकि हम बिल्कुल उसको छोड़ चुके थे। जी 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 ठीक है, जी। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, हमने बात की रीढ़ की हड्डी को लेकर, लेकिन आजकल एक और कॉमन प्रॉब्लम है और वो है फ्रोजन शोल्डर। हाँ ये जी। फ्रोजन शोल्डर असल में क्या है? फ्रोजन शोल्डर अगेन आपको जो जिस्म में होता है, कंधे का प्रॉब्लम है। कंधे का प्रॉब्लम। फ्रोजन मतलब फ्रीज्ड, स्टिफ जॉइंट, एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोला जाता है। कैप्सूल जो एक बेयरिंग की तरह होता है, पूरी बॉडी में मूव, पूरी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है शोल्डर, उसमें वो मूव होता है। जो कैप्सूल होता है वो टाइट होता है, जिसको जो है लचीलापन वो खत्म कर देता है। इनिशियली पेन जो होता है, मूवमेंट पेनफुल हो जाता है उसमें। कुड बी एनी रीजन। डायबिटीज में वेरी कॉमन है, बिकॉज डायबिटीज जो है वो जॉइंट्स के माइक्रो सर्कुलेशन को कम कर देता है। तो जब सर्कुलेशन कम होता है तो उसका साइन एंड सिम्टम क्या आता है बॉडी का? सबसे पहला पेन, मतलब वहां पे कुछ इश्यूज है। हाँ। और सर्कुलेशन के इश्यूज हो सकते हैं। एडिसिव कैप्सुलाइटिस, कैप्सूल टाइट होते जाता है। लेकिन इससे ये हमें कम से कम सिम्टम मिल जाते हैं हमारे, अगर कोई हमारे बॉडी पेन कर रहा है तो यानी कि दिमाग को वो बता रहा है कि मैं हूँ यहाँ पे, मेरा भी थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। मेरा कुछ इश्यूज है, आप इसको सॉल्व करिए। हाँ। तो पेन किलर्स तो है, मतलब कोई भी ये नहीं इसमें मैंने कहने का उद्देश्य ये नहीं कि पेन किलर्स ना खाए, पेन किलर खाने की जरूरत है, बट अगेन दैट इज नॉट द फुल ट्रीटमेंट। आप जो रूट कॉज है उसको ट्रीट करिए। फ्रोजन शोल्डर में फ्रीजिंग, फ्रोजन, थॉइंग, 3 स्टेजेस होते हैं। फ्रीजिंग एक स्टेज होता है जो कि 3 महीने तक आपका 2 से 3 महीने तक आपका शोल्डर्स टाइट होते जाता है और वो पेनफुल रहता है। ओके। तो इतनी दर्द होता है कि लोगों को लगता है कि पेन मेरा एक्चुअली कोई भी पेशेंट रहेगा, दर्द है तो पहले दर्द खत्म हो जाए, मेरा जिस्म वैसे ही रह चलेगा। लेकिन अगेन उससे फंक्शनल डिसेबिलिटी होती है। शोल्डर्स आप घुमा नहीं सकते हो, शोल्डर्स आप पूरी तरह अप नहीं कर सकते हो, शोल्डर आप पीछे नहीं ले सकते हो। ओवरहेड एक्टिविटीज़ में आपकी बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। रात में सोते वक्त बहुत दर्द होता है। तो पेशेंट्स के अगेन इश्यूज जो है यहाँ पेन है पेशेंट्स के हिसाब से। बिल्कुल। उनको अवेयर नहीं है कि ये क्या है एक्चुअली, ये किस तरह जाएगा। तो पेशेंट को यहाँ समझने की जरूरत है कि ये होने वाला है। वो अगर होगा तो उनको ये भी समझेगा इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट क्या है जी। तो यहाँ पे ये कि मोबिलिटी पे ध्यान देना, इस पे बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट है। और वो है कि आपका जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक मीन्स मूवमेंट, वो इम्प्रूव करता है। मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती है और थोड़ा तकलीफ वाला ट्रीटमेंट है, बट पेशेंट्स को तकलीफ को ना एड्रेस करते हो, क्योंकि उसमें जो पेन है उसके लिए भी ट्रीटमेंट है विच इज़ ड्रग फ्री। IFT दिया जाता है, मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता, मसल्स को मसल्स के कंडीशन कॉन्ट्रैक्शंस को सुधारा जाता है, मोबिलाइजेशन दिया जाता है। तो उससे वो ट्रीटमेंट धीरे धीरे बहुत हद तक बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई मेडिसिन के ठीक हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल हम नी पेन का बहुत ज़्यादा इशू देख रहे हैं, और ये नी पेन असल में हो क्यों रहा है इस 21st सेंचुरी में? चलिए हमारी समझ में आता है कि हम गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं तो हमारा नी पेन हो रहा है, लेकिन ये मतलब सॉरी शोल्डर पेन हो रहा है और नेक पेन हो रहा है, ये समझ में आता है, ये हमारी पोस्चर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नी प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? देखिए, नी पेन अगेन पैथोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में नहीं बात करूँगा, क्योंकि उससे वो तो बहुत बार तो वजूहात हमें नहीं पता चलते हैं। RA जो डिजीज़ है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसको संधि अमुवात कहा जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरा और एक उसमें OA-नीज है जो कि कॉमन है। यहाँ बात हो रही इश्यूज को रिलेटेड। सो OA-नीज बहुत कॉमन हो गया है। जो OA-नीज इज अ नी जॉइंट इशू। नी जॉइंट में एक दिन में तो होता नहीं इश्यूज, अगर कोई 30 साल का है 15 साल बाद हो सकता है। बट अगेन यहाँ पे अवेयरनेस की बात आती है, वो भी पोस्चर से रिलेटेड है, वो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। किस तरह से कि जब भी आपको उसमें भी, जैसे अभी बहुत कॉमनली मैं बात करते रहता हूँ हमेशा वर्कशॉप्स में भी, कोर्सेज में भी, कि आपका स्पाइन, जैसे आपने अभी नेक के बारे में बात किया तो मुझे कनेक्टेड थोड़ा फील हुआ कि आई शुड टॉक अबाउट दिस, कि बैक पेन अगर है तो बैक पेन में भी जो कर्व है स्पाइन का, एक्सट्रीम लेवल पे कर्व कर लेता आदमी, वो चलता है कंफर्टेबल पोजीशन पे। उसके वजह से क्या होता है, आपका जो नी है वो नी पोजीशन, नी जो है वो रोटेशन या इनवर्ड की तरफ जाता है, जिससे आपकी बायोमैकेनिक्स जो है वो नी की वो चेंज हो जाती है, आपकी लोडिंग शिफ्ट हो जाता है। अब जब लोडिंग अगर शिफ्ट होता है तो मसल्स का जो अलाइनमेंट है वो भी चेंज होता है।
तो पटेला जो है, जिसको यहाँ पे आप अगर देखें नी पे एक वाटी टाइप, मतलब कटोरे टाइप दिखता है, एक छोटा सा बोन, उसको पटेला बोला जाता है। उसके शिफ्ट की वजह से भी घसरन नी पे होती है। तो इनिशियली अगर नी की बात करें तो ये है कि पोस्चर से इस मुतालिक है। दूसरी अगर नी पेन की बात करें तो अगेन आपके मसल्स किस तरह हैं, आपकी वॉकिंग एक्टिविटी किस तरह है, आप कितना वॉक करते हैं, या अचानक वॉक कर रहे हैं तो इंजर्ड हो रहा है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो जाके यही सब छोटे छोटे इश्यूज है रिकरेंट, तो समझ सकते हो कि आपको ओएनी हो सकता है। ओके। एंड बार बार नी पेन हो रहा है तो उसमें आपको यही ध्यान देना है कि आपके अगेन नी का हेल्थ कैसा रहे। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जैसे इन सारी चीज़ों के से रिलेटेड, अब इनमें जो एक अगर हड्डियों से रिलेटेड हम इश्यूज़ की बात करें तो इसमें कैल्शियम का क्या रोल होता है? क्योंकि कैल्शियम को हम लोगों को कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारी बॉडी खुद उसको प्रोड्यूस करती है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ रही है इन सारी चीज़ों को? अगेन नी पेन या बैक पेन की किसी की भी बात कर रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल इश्यूज़ है। सभी को पता है कि मेरे बॉडी में ऑर्थोपेडिक्स के पास, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, आपको मेडिसिन एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो। और जितने भी लोग चेक करवाएं, विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D3 एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी है। लाइफस्टाइल से डिजीज़ है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज़ है। हम में से कितने लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ होती है हमारे लाइफ में, कितने लोग टाइम निकालते एक्सरसाइज के लिए? सिंपल कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, जहाँ पे कैल्शियम सिक्रीशन जो है वो बढ़ता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी रिड्यूस होता है। तो जितने भी एक्टिविटीज़ इसमें बॉडी में हो रहे हैं हमारे, वो इन्फ्लुएंस करता है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट लोडिंग, क्योंकि अभी हमने स्पाइन में बात किया कि सब एक्टिविटीज होना चाहिए, चलना होना चाहिए, बेंडिंग होना चाहिए और प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी क्या करता है? आपके कैल्शियम बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, जो खोखला पोरोटिक बोन है उसको कम करता है। तो पेन क्या है अचानक होने वाली? वो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, कैल्शियम का ब्रेकडाउन हड्डियों से होने की वजह से पेन साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे आता है। इसलिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको कैल्शियम भी दिया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन, कब तक आप लोगे कैल्शियम, कब तक आप लोगे पेन, कब तक बाहर से ले सकते हैं? एग्जैक्टली। सो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी के लिए आपका जॉइंट लोडिंग, दैट इज इन शॉर्ट एक्सरसाइज पूरी जॉइंट्स के होने चाहिए, आपके बॉडी वार्म अप प्रॉपर होना चाहिए। और जितना लोडिंग होगा उतना आपकी कैल्शियम और बोन जो है वो बहुत जो ब्रेकडाउन है बोन्स की, वो बहुत हद तक कम होगी। और इससे भी आप बहुत सारी ऑर्थो से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज को आप कम कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अब एक और जो हमारे दर्शक ने हमारे सवाल पूछा था, जो हम उन्होंने पूछा था कि ये मोबाइल सिंड्रोम क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? मोबाइल सिंड्रोम, आजकल हम बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगेन उसमें भी हमें क्या पोस्चर बनाने की ज़रूरत है? अगर हम लेटे हैं तो लेटे हुए मोबाइल आराम से देख सकते हैं, तो ये मोबाइल सिंड्रोम असल में है क्या? मोबाइल सिंड्रोम अगेन अगर आप बात करें तो ये एक मीन्स एक प्रोसेस है पूरी प्रॉब्लम की। जी। मोबाइल सिंड्रोम रिलेटेड है मोबाइल से। जी। मोबाइल सिंड्रोम एक पोस्चर डिपिक्ट करता है जो कि फॉरवर्ड नेक होता है। सर्वाइकल में हमने बात किया है। आज मुझे बताइए कि हम खड़े भी हैं तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, बैठे भी तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, और वो इस लेवल तक, नेक के लेवल तक नहीं रहता है। नेक के लेवल तक नहीं रहता हमारा मोबाइल, हमारे पेट के तरफ यूजुअली रहता है, या अपर नेक के अपर शोल्डर्स की तरफ रहता है। तो उससे क्या होता है, हमारी नेक जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज करने की वजह से नेक पे आपके पोस्चर जो कि पोकिंग चिन की शक्ल देते हैं, गर्दन को आगे शिफ्ट करते हैं, और वो जो पोस्चर है उसको मोबाइल सिंड्रोम, जैसे कि एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। ओके। तो उसमें अगर हम स्पाइन की बात करें तो अब रीढ़ की कंधे की हड्डियों में 7 बोन्स है, C1, C2, C3, C4, C5, C7। कंधे की हड्डियों में 7 बोन हैं। जी। ओके। सर्वाइकल वर्टिब्रे 1, 2, 3, 4, 5 जो कि पूरे कंधे को कवर कर रहे हैं। C1, C2, C3 जो लेवल है आपका अपर कंधा, मैंने एक पॉइंट यहाँ बताया था कि ये आप अगर कंप्रेशन देते हैं मसाज के जैसा, कान के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे जस्ट बगल में। हाँ जी, जस्ट पोस्टीरियर ईयरलोब के पीछे। हाँ, वहाँ पे एक ट्रापेजियस मसल होता है, स्टेनोक्लेवियम मसल होता है।
वहाँ प्रेशर, तो ये एक साइन एंड सिम्टम कि आप कंप्रेशन देते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। स्ट्रेस एक्टिविटी, वहाँ अपर नेक पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है। लोअर जो है पोस्चर अख्तियार करता है, वो डीप अपर गहराई टेक्सनेक सिंड्रोम में या मोबाइल सिंड्रोम में आपके जो गहराई अपर सर्वाइकल में वो बहुत अंदर तक जाती है पोकिंग चिन में। तो उसकी वजह से जितने इश्यूज होते हैं उसी को टेक्सनेक सिंड्रोम या मोबाइल सिंड्रोम कहा जाता है। ओके, तो इसके नुकसान असल में क्या हम लोगों पे हो रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने, ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करने की वजह से आंखें तो ख़राब हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पोस्चर को भी इससे प्रॉब्लम हो रही है। जी बहुत, नेक पे ही सिर्फ नहीं होता है। आप देखिए एक इंसान पहले देखते थे टॉल एकदम खड़ा रहना इंसान का, और कोई हम्प की तरह ऊंट जिसको बोलते हैं कैमल पोजीशन, जैसे अपर बैक करें तो एक कर्व की तरह बना रहता था। मोबाइल की वजह से क्या हुआ, आपका नेक जब ऊपर जा रहा है तो उसका पोस्ट इन्फ्लुएंस, बिकॉज ग्रेविटेशनल है, फोर्स है हमारी बॉडी में, अपर जो पोस्चर है वो अख्तियार करेगा, कंप्रोमाइज करेगा नीचे के पोस्चर को। सो सबसे बड़ा कॉमन है कि नेक पेन होगा। सबसे बड़ा कॉमन है कि अपर नेक पेन, जैसे कंधे के ऊपर के हिस्से, उसको ट्रेपेजाइटिस बोलते हैं, वो टाइटनेस होता है। टाइटनेस जो होता है यहाँ के अपर मसल्स का, जिसको ट्रेपेजाइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से आपके शोल्डर जो इसकी ट्रेपीजियस मसल जो कंधे का होता है वो आगे पुश करता है शोल्डर को, जिसकी वजह से राउंडिंग शोल्डर होता है। उसकी वजह से चेस्ट मसल्स शोल्डर आगे की तरफ भी जाता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर्स में टॉल से ज़्यादा उनकी कमर ऐसी झुकी हुई, बड़े अच्छी हाइट्स है लेकिन बहुत शॉर्ट फील करते हैं। तो अब अगर ऐसा आगे होता है तो रिब्स जो होते हैं, यहाँ के जितने रिब्स है वो, क्योंकि शोल्डर जितना आगे की तरफ जा रहा है उतने लंग्स के स्पेस कम हो रहे हैं, रिब्स के स्पेस कम हो रहा है। तो लंग कंप्रेशन मतलब आपके लंग कैपेसिटी जो है, वॉल्यूम है, वो भी कम होता है। सो इसकी वजह से इतने सारे इश्यूज होते हैं। तो असल में सही पोजीशन क्या है जिसमें हम लोगों को मोबाइल यूज़ करना चाहिए? सही पोजीशन तो ये सबसे ज़्यादा ये इश्यूज ये है कि सही तो देखिए, अगर हमने कितनी बताने की कोशिश की तो वो हो नहीं सकता। सबसे बड़ा इशू ये है कि अच्छा यूज़ करने का अगर इशू, अगर आप समझ रहे हैं कि ये सवालात है, तो मैं कहूँगा कि आप अगर यूज़ करें तो उसको आँखों के लेवल तक लेके आइए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बट एटलीस्ट आपके तीत के लेवल तक लाइए, जो कि आपको ऑब्लिक, आप आँख को इस तरह रख सकते हैं लेकिन गर्दन को इस तरफ नहीं लेके जाइए। ठीक है। अगर गर्दन उस तरह जाता है तो ये समझिए कि वो गलत पोजीशन। हाँ, और वो कंधे पे इतना लोड ला रहा है कि आपके कंधे पे इस तरह हम्प क्रिएट करता है, जैसे कि एक नेक पे इतना लोड आ रहा है जैसे कि आपके कंधे पे कोई 7 से 8 किलो का बच्चा हमेशा बैठा, उतना लोड आपके कंधे पे रहता है। जी, हमेशा। तो उसको क्रिएट करना, अब अगर आप गंदे पे यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो एक हम्प जैसा बोन दिखता है। ट्रीटमेंट मोबाइल यूज करने के बाद अगर करेंगे तो वो दूसरे हाथों से आप सपोर्ट करिए और उसको यहाँ इस लेवल पे रखिए, वो एक सोल्यूशन है। दूसरा, मोबाइल्स जितना टाइम आप देखिए, स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एवरीवन फील लाइक मैं जस्ट बिकॉज मोबाइल का एडिक्शन की वजह से इतना फील होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और उसका एडिक्शन है। सो स्क्रीन टाइम और मोबाइल यूज़ कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन टाइम भी बोलें किस तरह यूज़ करना, तो इस तरह तो हमेशा यूज़ किया नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। जी डॉक्टर साहब, आजकल मेरे छोटा सा कंधों में दर्द हुआ, पेन किलर। जी। कमर में दर्द हुआ, पेन किलर। सर में दर्द हुआ, पेन किलर। नी में दर्द हुआ, पेन किलर। ठीक है, कभी कभी ये आपने भी कहा कि ले लेनी चाहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा पेन किलर हम लोगों को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है? ये असल में पेन किलर क्या सही में एक रूट जो इलाज है उसका वो है? देखिए, मैंने जिस तरह बताया कि ये इश्यूज है रिलेटेड, दर्द जो है वो एक जज्बात है। ठीक है, मुझे दर्द हो रहा है, इंसान दर्द में रोता तो नहीं है, लेकिन पेन नहीं रहा तो ठीक रहता है, खुश रहता है। हाँ। पेन को बेयर करते हुए रोना इंपॉर्टेंट नहीं है, तकलीफों को समझना है। तो पेन किलर्स आप लीजिए, आपके दर्द कम हो गए, विच इज फॉर कंफर्ट। पेन किलर्स पहले नहीं थे, पेन किलर्स अब हैं, वो हमारी फैसिलिटी के लिए, लेकिन उसका ओवर एक्सेस में हमें यूज नहीं करना है। ओके। क्योंकि पेन किलर आप खा रहे हो, बट बहुत ज्यादा पेन किलर, अगर हम अभी बात कर रहे थे कि इश्यूज है, अगर पेन हो रहा तो वो साइन है कि आपके उस पोजीशन पे, उस जगह पे, उस पार्ट पे इशू है। हाँ। इश्यूज को एड्रेस करिए। पेन जैसे अगर कोई इशू है तो एक इन्फ्लेमेशन प्रोसेस रहता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, बॉडी का इंटरनल रिस्पॉन्स होता है
हील करने का, किस तरह आप उसको हील, जिस्म खुद है हील करता है, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रहता है। आप ज़्यादा पेन कंज्यूम करोगे तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को प्लेटू तक नहीं लेके जाता, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को दबा देता है, तो हीलिंग पूरा हुआ नहीं हुआ। तो पेन कंज्यूम करने की वजह से आपको पेन डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हालांकि नेचुरल प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए आपको पेन किलर्स की कम से कम, लेकिन उसमें एक और चीज है कि रिकरेंट होता रहेगा, क्योंकि आपने नेचुरल जो इश्यूज है, जो रूट का इश्यूज है, उसको एड्रेस ही नहीं किया, उसको सॉल्व ही नहीं किया। एग्जैक्टली मतलब अगर हमने पेन किलर खाया तो वो कुछ वक्त के लिए तो हमारा दर्द कम हो गया, लेकिन वो असल प्रॉब्लम जो थी वो नहीं गई। जी जी जी। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? सही अगेन देखिए, ऑर्थोपेडिक्स से मुतालिक बात करेंगे तो स्ट्रेन आया है मसल्स को, जितना खिंचाव तनाव नहीं रहना चाहिए उससे ज़्यादा तनाव है। सेकंड, स्ट्रेंथ नहीं ज़्यादा रहने की वजह से जो है वो गिव अप कर रहा है बार बार पेन की शक्ल में, कि आप जैसे कार चला रहा है कोई, कर्वेचर उतना अच्छा नहीं है, हाँ। 10 घंटे ड्राइव कर लिया, उस पोजीशन पे वो उतना देर बैठ ही नहीं सकता है, और वो मसल्स बहुत काम किए हैं या बहुत स्ट्रेच रहे हैं या बहुत फ्लेक्स रहे हैं, इंजरी होगी। डेली उनको चलाना है तो उनको वो मेंटेनेंस करना पड़ेगा। वो क्या है कि आपके मसल्स की कैपेसिटी को आपको बढ़ाना है, आपका मसल्स को उतना वर्क करने के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो एड्रेस करिए प्रॉब्लम को और उसको बॉडी को प्रिपेयर करिए कि वो वापस ना हो। जो इश्यूज है, जैसे मेरा मसल्स बहुत खिंचाव है तो पेन इसलिए ज़रूरी है कि एक इशू है, पेन खा लिया, दर्द मेडिसिन ले लिए, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन उसकी जगह आप वापस उसको दीजिए, और उसकी जगह वापस देने के लिए उसको मसल्स को आपको ध्यान देना है, मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ को आपको ध्यान देना है। मसाज कितना अहम रोल अदा करती है इन सारी मसाज? देखिए, मसाज विल मेक यू फील गुड, कुछ टाइम के लिए बड़ा अच्छा लगता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन जो चीज़ें हैं कि मसल्स मस्कुलर सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो मसल्स पे है और स्केलेटन पे है। स्केलेटन को करेक्ट पोजीशन पे रखना, मसल्स को उसको होल्ड करने के लिए ताकत मेंटेन रखना, तो ये इश्यूज उस तरह सॉल्व होते। और ये नेक, हेड टू टो, टिल फीट, ये हमको ध्यान देना है। हड्डी को जगह पे रखने के लिए मसल्स का काम है, मसल्स को उतना करवाना है तो आपको स्ट्रेंथनिंग करना है। उस पोजीशन में वर्कआउट ज्यादा हो रहा है तो रेपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से इंजरी होगी। तो ये सब वजूहत है इसमें। इसका असल में ट्रीटमेंट क्या है इनके? ट्रीटमेंट अगेन फिजियोथेरेपी में बात करेंगे तो IFT होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि हीलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा। मसल्स जो अकड़ के बैठी है उसके लिए ब्रेक डाउन करने के लिए ये दिया जाता है, स्टिमुलेटर दिया जाता है। लेकिन मेन ट्रीटमेंट जो है स्ट्रेंथनिंग, पोस्चरल अवेयरनेस, और पोस्चर को किस तरह से करेक्ट करके रखे, ज्यादा टाइम मेंटेन करके रखे, उसके लिए स्ट्रेंथनिंग। एड्रेस द रॉन्ग पोस्चर, करेक्ट द करेक्ट पोस्चर, प्रिपेयर इट टू मेंटेन द न्यूट्रल पोजीशन, दैट्स इट। क्या कोई एक्सरसाइज है जो बंदा अगर अपने घर पे है तो उसको बैठे बैठे करता रहे, जिससे उसके कंधों के इशू या और इशू से कम से कम? एज अ डॉक्टर और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं यही कहूँगा कि ये बहुत सब्जेक्टिव है। हर पेशेंट्स को अलग अलग वजूहात होते हैं। वी आर अ मूवमेंट एक्सपर्ट, हम बायोमैकेनिकल क्या इश्यूज हुए हैं, मैकेनिकल क्या फॉल्ट है, आप एज अ पेशेंट आपको फिजियो के पास जाना है। और एक्सरसाइज एक कंसेप्ट है, एक साइंस है, उसको समझ के, क्योंकि हमें पता है कंधा जा रहा है तो कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, कंधा अगर गलत पोजीशन में जा रहा तो आपको इंजरी ना हो जाए, क्योंकि इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आपको समझना है कि ये पोजीशन की वजह से इनको दर्द हुआ है। नोबडी कैन एड्रेस स्पेसिफिक मूवमेंट, इस पे दर्द हुआ है। तो एक्सरसाइज, सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन, पोस्चरल स्टेबलाइजेशन, लंबार स्टेबलाइजेशन, बहुत सारे एक्सरसाइज है, उसमें उनको पिक करके कौन सा देना है। एंड इट इज सो कैलकुलेटिव। जैसे आप डोलो 500 ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, NG होती है, वैसी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज की भी कैलकुलेशंस होती है, डोसेज होती है, रेपिटेशन होती है, प्रोटोकॉल होती है। सो ये जो सवाल है वो सब्जेक्टिव है पेशेंट से, और बट इसमें इन सब प्रॉब्लम्स में ड्रग फ्री ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है, और वो आपके रूट कोज को ट्रॉट करेगा। और दूसरी बात, जितने होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है और डिजीज के प्रोग्रेशंस है वो वहीं तक रोकथाम करेगा। ये LSCS क्या है? आजकल इस टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।
जी जी, LSCS जो है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, किसी भी वजह से ड्यू टू ओवरवेट, ड्यू टू नो फीटल मूवमेंट हो सकता है सिजेरियन लगे बच्चे का, इमरजेंसी में पेट के मसल्स को काट के सर्जरी करना पड़ता है, बच्चे पैदाइश के दौर पे। LSCS के वजह से मैंने काफ़ी कोशिश की है कि लोग रूबरू रह पाएँ। LSCS के वजह से जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर्निया हो सकता है लेडीज़ में। LSCS के वजह से हो सकता है कि कमर के स्पाइनल के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं अगर करेक्ट टाइम पे उसको करेक्ट नहीं किया जाए। उसके वजह से भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है जो कि बहुत कम बोला जाता है, जो कि बहुत कम पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बिकॉज ऑफ दी लैक ऑफ अवेयरनेस। तो LSCS में सबसे बड़ा, जहाँ पेट के मसल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, पोस्चर की बात कर रहे हैं, एक मैंने जैसे रोप की बात की, पुल को रोप की, हाँ पुल की बात की, ब्रिज की बात की, तो स्पाइन जो है लंबार स्पाइन बोलते हैं कमर के हिस्से को, सबसे बड़ा लचीला बोन है, सबसे ज़्यादा वहाँ मूवमेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट होते हैं तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे कंडीशनिंग भी रहना चाहिए, स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहना चाहिए। अगर नहीं रहा तो बार बार इंजरी होगी, बार बार वो कॉम्प्लिकेट करेगा, बार बार वो पेन की शक्ल लेगा, बार बार वो पेन की वजह से गलत पोजीशन में रहेगा। यहाँ तो मसल्स कट हो रहे हैं, तो मसल्स कट हो रहे हैं मतलब आपको एक हिस्से ने छोड़ दिया उसको पकड़ना, या फिर कम पकड़ के रख पा रहा है, या फिर आपके स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। आगे की तरफ कट, पीछे की तरफ अगर कट किया है तो पीछे की तरफ अगर आगे की तरफ कट किया, पीछे की वजह से क्या होता है, फिर किसी एक रोप ने संभाल के पकड़ के रखने की कोशिश की है तो उस पे लोड बहुत कम, बहुत ज्यादा होता है। अगेन उसकी वजह से स्पाइनल क्राउडिंग होता है, सब एक जब बढ़ता है तो स्पाइन जो है वो इकट्ठा होता है, वहां पे दर्द बढ़ता है। यहाँ पे आगे की तरफ वो गिव अप करता है। जैसे लेडीज में पेट निकलना बड़ा कॉमन है LSCS के बाद। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस सबसे बड़ा, जो बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत डिस्कस नहीं कर पाते ओपनली, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस लीकेज होता है, एड्रेस नहीं कर पाते फीमेल्स। तो ये चीज़ें उसमें कॉमन डायसिस रेक्टाइम है। इसमें सबसे बड़े अवेयरनेस वाली पॉइंट है कि आपको कोर स्ट्रेंथनिंग, कोर मतलब पेट के हिस्से होते हैं, साइड के हिस्से होते हैं, उसको आपको न्यूट्रल लाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ब्रिज वाला एग्जाम्पल है, आपके कंडीशन को वर्सन करेगा आज नहीं तो कल। कितने सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने LSCS, अभी हाल ही में मैंने काफ़ी पेशेंट्स को यहाँ पे देखा। मेरे सिंपल एक सवाल पेशेंट्स को पूछना है, पूछता भी हूँ मैं कि बहुत दिन से दुख रहा है, दर्द 10 साल हो गए, 15 साल, सवाल एक है, क्या आपका पेट की सर्जरी हुई है? हाँ, यस। अच्छा, दर्द का पर्सपेक्टिव क्या है कि उनको पीछे कमर में दर्द हो रहा उतना ही, तो वहाँ के ट्रीटमेंट वहाँ पे लिया जा रहा, मसाज है, ऑयल्स है, जेल है, मेडिकेशन। बट ब्रिज का कंसेप्ट किसको पता है? आपने अगर मसल्स को बैलेंस कर लिया, आपके पेट के जो निकलना प्रोट्रूजन बोलते हैं उसको करेक्ट कर लिया, स्ट्रेंथनिंग आपने एक बेल्ट बांधते हैं, आपने देखा होगा बेल्ट बांधते हैं कमर का जी, पेट जो है वही बेल्ट वाला काम कर रहा है। हाँ। आपके मसल्स को साइड अच्छे से होल्ड करके रखना सभी जगह। तो वो अगर आपने कॉर्सेट डेवलप कर लिया, एब्डोमिनल कॉर्सेट जो डेवलप कर लिया, तो आपके ये इश्यूज बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे। ओके, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि जैसे अब अक्सर हम वीडियोस देखते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं कि वो बस किसी एक जगह उन्होंने थोड़ा सा वो किया और एकदम से बरसों पुराना पेन ख़त्म हो गया उनका। इस तरह के ट्रीटमेंट क्या वाकई सही है? अगेन देखिए, यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट आई बिलीव दैट प्रमोशनल एक बहुत अहम हिस्सा है बहुत सारी जगह। यस, ये जो आपने ये भी देखा होगा कि पोजीशंस वगैरह करके क्लिक साउंड निकलता है, उसको ऑस्टियोपैथी कहा जाता है। हाँ। वो मैकेनिकल फॉल्ट्स को क्लियर करता है। आप जैसे हम लोग पोस्चर के, क्या एक वर्टिब्रे पे सही से है? नहीं है, आगे पीछे हो ही जाते हैं मसल्स की वजह से। हाँ। तो हड्डी पे हड्डी रखी है प्रॉपर, आपने अलाइन कर दिया, पर इसको होल्ड करके कौन रख रहा है? मसल्स रख रहा है। मसल्स तो लॉन्ग टर्म वही होल्ड करके रखेगा। तो करेक्शन इज फॉर टेम्पररी, लेकिन उसके साथ स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग, अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए मसल्स कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कहीं ना कहीं मतलब इन सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा जी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर हमें लग रहा है कि हमारी पोजीशन ख़राब हो रही है तो उसको हम सुधार सकते हैं। बेशक जी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर उमैर खान, हेल्थ और हम के प्रोग्राम में आज हमारे साथ, और ऑर्थोपेडिक्स हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं और फाउंडर हैं आरफा हेल्थ एंड एजुकेशन के। और हमने उनसे बात करी हर एक टॉपिक के बारे में। उसमें नी पेन भी हम लोगों ने कवर किया, उसमें हमने शोल्डर पेन कवर किया, उसके अलावा नेक पेन को हमने कवर किया, उसका बॉडी के ज़्यादातर पार्ट को हमने कवर करने की कोशिश की है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम इनसे बच सकते हैं। और दवाइयों को लेकर हमने बात करी उनसे। दवाइयों को उन्होंने बताया कि पेन किलर कभी कभी ठीक है, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको रिलीफ दे देती है, लेकिन आप जो है उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से वो लंबा चलता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तो उसे हमें रूट को समझने की ज़रूरत है और इसके लिए एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। अपनी मर्ज़ी से हम कोई एक्सरसाइज भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर मैं भी सजेस्ट करूँगा, जैसे डॉक्टर उमैर ने हमें बताया कि जो हमारे अगर हम लोगों की बॉडी एक तरह से फ्रीज़ हो गई है, हमने अपनी एक्सरसाइज डेली रूटीन में छोड़ दी है, जिम करना छोड़ दिया है, दौड़ लगाना छोड़ दिया है, तो अगर आप उस तरह से शुरू करने जा रहे हैं और हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो हैं वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को उस खांचे में ढालें और धीरे धीरे बढ़ा के 1 किलोमीटर तक पहुँचें। कुछ शुरुआत 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर इस तरह से करें और एकदम से लोड ना डालें अपनी बॉडी के ऊपर। और स्पोर्ट्स और इन सारी एक्टिविटी में आपका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती हैं और आपकी मसल को स्ट्रेंथ देती हैं। आपकी मसल ठीक रहेगी, आपकी बॉडी उससे आपकी बॉडी ठीक रहेगी और आपका आने वाला कल ठीक रहेगा। तो हेल्थ और हम के प्रोग्राम में मुझे और डॉक्टर उमैर खान साहब को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।